आंखें बंद, मन शांत। 3 बार ओमकार चैंटिंग साथ में। आ आ आ आ ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीरं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हाँ। शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। देखो आप लोग, किसने ग्रुप पे डाला है कि आज हम प्रैक्टिकल लेंगे या क्या लेंगे? तो अगर पहला ही हमारा क्लास है तो डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल कैसे ले सकते हैं? वो आप लोगों को पता जाएगा, जैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए आप लोगों को, या कुछ। डायरेक्ट कैसे हम प्रैक्टिकल लेंगे? और आप लोग वीडियो ऑन करो, नहीं तो ऐसे लगेगा कि मैं सिखा रही हूँ तो कोई सुन रहा है या नहीं। जैसे तृष्णा जी का ही वीडियो ऑन है, और एक जगह पर बैठकर शांति से सब लोग सुनेंगे। और जैसे रोज क्या है क्या नहीं वो आप लोगों को बताया जाएगा। ओके। तो आप लोग सिर्फ जुड़ो। जैसे अगर प्रैक्टिकल लेना है, क्या लेना है, तो वो मैं इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पहले ही दिन देकर रखूंगी, मतलब आज ही देकर रखा करूंगी। ओके। और जो हम सीखने वाले हैं, तो उस चीज के ना कुछ कुछ ना रनिंग नोट्स भी आप लोग निकालो। और जैसे एज पर योगा अलायंस के रूल्स में कैसे होता है, असाइनमेंट्स भी होता है कि कुछ कुछ असाइनमेंट्स आपने, तो आपको असाइनमेंट क्या करना है, पहले दिन से, डे 1 से लेकर पूरे अपनी जब तक सेशंस है, अच्छे से अपना मस्त नोट्स बनाओ। ऐसे है कि आप लोगों को इधर उधर ज्यादा ढूंढना ही ना पड़े कि हमने पहले दिन क्या सीखा, क्या क्या पॉइंट्स तो भी लिस्ट आउट करो। तो वो आप लोगों को हमेशा काम में आएगा। ओके। तो सब लोग म्यूट रखो। हाँ। तो आज हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि जैसे हम किड्स योगा की बैच ले रहे हैं, तो बच्चे को जैसे जन्म से हम देखते हैं, तो बच्चा क्या करता है सबसे पहले? बच्चा हमारे हमें ऑब्जर्वेशन से सीखता है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हमारी भाव जो है, तो उसके कारण। दूसरा क्या होता है, बच्चे पर सबसे ज्यादा असर घर के एनवायरनमेंट का होता है। व्यक्तिमत्व उसके रिगार्डिंग उसकी साइकोलॉजी बनती है। तो इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा आज समझेंगे कि चाइल्ड की साइकोलॉजी कैसे होती है, और उसके रिगार्डिंग हमें कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए। एज अ योगा टीचर हमें ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों की। जैसे बच्चे बड़े बड़े लोगों के जैसे बच्चे सारी बातें नहीं बताते। मतलब बड़े लोगों को जैसे अपनी बड़े टीटीसी की बैच जो होती है, तो उसमें जैसे बड़े लोग बताते हैं ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, या मुझे बहुत गुस्सा आता है, या मैं एक जगह बैठ ही नहीं पाती, या मेरा मेडिटेशन में ध्यान ही नहीं लगता। तो ये सारी चीजें छोटे बच्चे नहीं बताते, और हम उनको उस प्रकार हैंडल भी नहीं कर सकते। अपनी हम जो क्लास लेंगे बच्चों की, तो एज अ योगा टीचर हमें ये चीज ध्यान, एज अ योगा टीचर बोलो या एज अ पेरेंट बोलो, या फैमिली में भी अगर हमारे बच्चों को भी हम करवा रहे हैं, तो ये तुझे नहीं आ सकता, ये तो तू करता ही नहीं है, तू तो एक जगह पर बैठता ही नहीं है, ये जो नहीं 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 वाली चीजें सबसे बंद, सबसे पहले बंद। ये चीजें हैं, इनको लिख शॉर्ट लिस्ट करके रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे अपनी क्लास में भी सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स को सारे आसन आएंगे, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कुछ आसन नहीं आएंगे, या कुछ स्टूडेंट्स को कौन से आसन आएंगे तो किसको वो नहीं आएंगे। कोई प्राणायाम अच्छे से शांत बैठकर करेगा तो कोई आसन करेगा। तो एज अ योगा टीचर हमें क्या करना है, हमें उनको डांटना नहीं है, हमें प्यार से लेना है। कैसे बोलना है, अरे वाह,
कल तुम्हारे पैर घुटनों मतलब तुम्हारे हाथों से अंगूठे पकड़ में नहीं आ रहे थे। आज तुमने बहुत अच्छे से अंगूठे पकड़े हैं, अरे वाह। अगर तुम थोड़ी कोशिश करोगे तो फोरहेड नीज से टच हो जाएगा। तो ये सारा क्या होता है, ये हमारे सिखाने के ऊपर होता है। जैसे मैंने लास्ट ईयर ना, मेरी कुछ फ्रेंड्स थी तो सारी बोल रहे थे कि हमारे बच्चों का तुम वीक में 2 दिन या ऐसा कुछ करो, लेकिन किड्स योगा की बैच लो। तो उसमें सबसे पहले तो क्या था, आजकल बच्चों को एक जगह पर बैठना ही नहीं होता। तो ध्यान ही, और ऑफलाइन में तो भी कर लेते हैं हॉल में जाकर, ऑनलाइन में और ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो पहले तो उनकी मम्मी उनके पास ऐसे बैठी रहती थी कि तुम करो तुम करो। लेकिन जैसे उन लोगों को ट्रीट किया गया, जैसे मैंने उनको ट्रीट किया, तो बाद में ऐसे होता था कि वो लोग वेट करते थे क्लास का, बच्चे। तो बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी, हम बोलते हैं बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन आजकल के बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी हमसे भी कम है। जैसे मैंने क्लास ली ना, तो तब मैंने सब देखा हुआ है। तो अभी भी मैंने बताया ना क्रिकेट के स्टूडेंट्स को, और जो बाकी के भी स्पोर्ट्स है, तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उनके ऊपर काम करना जरूरी है। जैसे हर जो स्पोर्ट्स के क्लासेस चलते हैं, वहां पर भी आप लोग एज अ योगा टीचर अगर आप लोग जा रहे हो या स्कूल में सिखा रहे हो, जैसे टीटीसी आप लोगों में से कई लोगों ने किया है, अगर आप लोगों में से कोई स्कूल में भी सिखाना चाहता है बच्चों को, तो हमें उनकी साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए। एज के हिसाब से भी वो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे अगर साइकोलॉजी का भी अगर देखोगे, तो साइकोलॉजी की जो स्टडी है, तो उसमें मानस शास्त्र जो साइकोलॉजी की कुछ शाखाएं बताई हुई है, ब्रांचेस, तो उसमें ये भी आता है। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी है, तो वैसे ही बाल मानस शास्त्र का भी एक है, मॉड्यूल होता है साइकोलॉजी में भी, कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसे होती है। इसके ऊपर भी साइकोलॉजिस्ट जो है, जैसे विलियम वुंट है, एडलर है, कार्ल यूंग है, सिगमंड फ्राइड है, तो इन सब साइंटिस्ट लोगों ने भी बच्चों के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, किड्स के ऊपर। मतलब हमें बड़े होकर हमारे अंदर जो कुछ न्यूनगंड होते हैं, मतलब जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या कुछ ना कुछ ऐसी कमी हमारे अंदर होती है, तो कहीं पर ऐसे बोला जाता है कि हमारे बचपन के, हमारे व्यक्तिमत्व विकास का भी उसमें रोल होता है। आप सब लोग पकड़ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ? समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये अपनी किड्स योगा की बैच में इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ हम बहुत सारे आसन भी सीखने वाले हैं, हम बहुत बहुत, मेरे क्लास प्रैक्टिकल बेस ज्यादा होते हैं, लेकिन हमें ये चीजें जरूरी है हमारी क्लास में। मतलब बच्चों का क्या होता है, अगर उनको क्लास में ऐसे फील हुआ कि अरे ये क्या, इसमें क्या है, मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे वो नहीं आ रहा है, या वो हाइपर एक्टिव बच्चा है, और उसको हम बहुत एक जगह पर बिठाने वाले एक्सरसाइज और सब करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा, तो उनकी साइकोलॉजी भी हमें पता होनी चाहिए। या कई बार क्या होता है कि घर में बच्चों को, आजकल ये चीज बहुत बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशंस इतने बढ़ गए हैं ना पेरेंट्स के, कंपैरिजन। अगर हमारे बेटे ने 99 मार्क्स लाए और किसी को अगर 99.12 एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिल गए, हम क्या बोलेंगे? उसको एनकरेज नहीं करेंगे, उसको हम कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि अरे उसको 2 मार्क्स ज्यादा आ गए, तुझे क्यों कम आ गए? तो ये सब है, तो इसके कारण क्या होता है, बच्चों की कॉन्फिडेंस कम हो जाती है। तो योग का एक हमने क्या देखा है, कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, ये कुछ कुछ जो पार्ट्स है, तो ये सारे हमें योग में जरूरी है। जैसे काउंसलिंग भी हमें बच्चों की भी करनी चाहिए, जैसे बड़ों की योगा काउंसलिंग एक प्रॉपर मास्टर्स में मॉड्यूल होता है, वैसे बच्चों की भी साइकोलॉजी का भी है। जो साइकोलॉजी हम सीखते हैं उसमें मॉड्यूल में आता है चिल्ड्रन साइकोलॉजी। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें समझना चाहिए कि जैसे बाल परिचय, उसमें क्या है, मनोविज्ञान उसका, कि बाल मनोविज्ञान एक आकर्षक क्षेत्र है जो बचपन से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे के मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब साइकोलॉजी के अनुसार ये प्रूव किया हुआ है कि जो बच्चों की व्यक्तिमत्व भी है, बड़े होकर जो व्यक्तिमत्व बनता है, उस पर
असर होता है बचपन से लेकर, जो घटनाएं जैसे कालयुग है, बहुत बड़े, आप लोगों में से अगर किसी ने सुना भी होगा, साइकोलॉजी मानसोपचार तज्ञ कई साल पहले हो चुके हैं कालयुग। तो उन्होंने उनके खुद का, मतलब रिसर्च में उन्होंने अपने खुद का एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि उनके घर में जैसे गरीबी की एक माहौल था, और माता पिता दोनों में हमेशा झगड़े होते थे। तो उसका असर उनके व्यक्तिमत्व पर भी हुआ। तो वैसे ही जैसे हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो अगर मम्मी पापा उनको बहुत ज्यादा बर्डन देते हैं कि तुम पढ़ाई में भी तुम्हें मार्क्स बहुत आने चाहिए, तुम्हें सब, और कई बार मैंने कल ही बताया आप लोगों को कि हर किसी की एबिलिटी अलग होती है, स्किल अलग होता है। तो हमें स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करना पड़ेगा। मतलब मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि मैम इसका कंसंट्रेशन कम है, मैम इसको, तो हमें ना कोई भी, जैसे योग में हम सीखते हैं कि जो भी कोई बीमारी है तो हमेशा वो शारीरिक नहीं होती, वो मेंटल स्ट्रेस भी कई बार होते हैं, या बाहर के किसी लोगों के कारण स्ट्रेस लेते हैं, और वो हमें पकड़ में आना चाहिए कि किड्स का भी क्यों नहीं ध्यान में रह रहा है, उनके पढ़ाई जो कर रहे हैं, क्या उनको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, क्या टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, या वही उसके रिगार्डिंग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनको जैसे कि ब्रेन की उनकी कैपेसिटी कम है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है जैसे साइकोलॉजिकली कि क्या है, जैसे किस कारण इन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये सारा हमें देखना है। तो नेक्स्ट क्या है कि जैसे 3 से किशोरावस्था तक, 3 साल से लेकर आगे के जो बच्चे हैं, तो किशोरावस्था मतलब जैसे कि 12 15 साल तक की एज बोली जाती है किशोरावस्था की। मतलब जो हम टीन एज भी बोलते हैं ना, 15 साल की एज तक, ऐसे जो है वो किशोरावस्था आती है। तो सबसे पहले ना 3 भाग में ये डिवाइड होता है। जैसे कि क्या होता है, 0 से 3 साल के बच्चे, जैसे इसमें ना इजी से एक चीज ध्यान में रखो। जैसे हम क्या करते हैं, प्ले स्कूल, जैसे प्राइमरी होता है ना, प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी का पकड़ो, मतलब 3 साल से लेकर, जैसे पकड़ो, जैसे इधर ही रखो, प्ले स्कूल से लेकर डायरेक्ट अपना, मतलब 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे, ये इनका एक एज ग्रुप बनाओ। 8 साल से लेकर 12, मतलब 8 साल से लेकर आगे के, जैसे 12 ईयर्स तक के बच्चे लो उसमें, और 12 से लेकर 16 तक के एज के बच्चे पकड़ो, बाद में तो वो एडल्ट्स में ही आते हैं, बड़े लोगों के साथ ही सारे एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं। तो ऐसे 3 एजेस में, जैसे शिशु वर्ग है, तो उसमें जैसे 3 से 8 साल के बच्चों का लो। फिर स्कूल की उम्र के, इसमें 8 साल के ऊपर के, 12 साल, 10 या 12 साल तक के लो। उसके बाद 10 12 साल से, या 10 10 साल से लेकर ऊपर के जो है 15 साल तक रखो उसमें। तो ये है किशोरावस्था के एज में। तो इसमें क्या है कि जो शिशु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, तो उनकी क्या होती है, वो ग्रोइंग एज है, फास्ट फास्ट फास्ट। जैसे देखो, अगर हम कपड़े भी जो लाते हैं बच्चों के लिए, तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो कुछ महीनों में ही वो छोटे होने लग जाते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी उनकी वो ग्रोइंग एज है। इसमें हम उन लोगों को कैसे पोषक आहार खिलाते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो, है ना, मस्तिष्क के लिए आयरन, कैल्शियम, या हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम, प्रॉपर मसल्स के लिए प्रोटीन, सब हम बच्चों के ऊपर ध्यान रखते हैं। हम बच्चों को कैसे करते हैं, मैदे वाले प्रोडक्ट्स नहीं खिलाते, जूसेस हम घर पे बनाते हैं, सूप हम घर पे ताजा बनाते हैं, है ना। तो बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं, वो ग्रोइंग एज है उनकी। उसमें क्या है देखो कि शिशु वर्ष तीव्र मतलब क्या है, 3 साल के, 3 से 8 साल की, इसमें क्या है कि इस विकास में क्या होता है, उनकी ग्रोइंग एज है, सारी चीजें ग्रास्पिंग पावर उनकी ज्यादा होती है। और देखो, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है कि जैसे सबसे पहले तो क्या है कि गर्भावस्था में शिशु के 70% तक, 80 to 70% तक ब्रेन का विकास हो जाता है, ऐसे बोला जाता है। और दूसरा क्या है कि सबसे ज्यादा बच्चों की ब्रेन का, मस्तिष्क का विकास कब, जैसे कि पहले 0 से 5 ईयर्स तक 70% ब्रेन का विकास होता है, और 5 से 12 12 15 साल तक 80% तक ब्रेन का विकास हो जाता है।
बच्चों के, और बाकी 20% अब जब हम वृद्धावस्था तक जाते हैं तब तक। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होती है। वो इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। हर किसी चीज को मतलब जो देखेंगे सामने उसी को वो सच मानते हैं। अगर मम्मी पापा है घर में झगड़े हो रहे हैं, तो उनको क्या, उनकी सबकॉन्शियस में क्या जाता है कि थोड़ा सा झगड़ा किया, थोड़ा सा आवाज बड़ा किया, तो हमें जो चाहिए वो चीज हमें मिल जाती है। तो ये है साइकोलॉजी। उसमें क्या है, दूसरा स्कूल के बच्चे इस स्तर में क्या है कि बच्चे संज्ञानात्मक कौशल्य को परिपुष्ट करते हैं और औपचारिक शिक्षा अवगत करते हैं। मतलब कैसे, हमने क्या किया, जैसे प्री प्राइमरी में भी है बच्चे और घर में है, तब तक बच्चे ने सिर्फ क्या ज्ञान ग्रहण किया, बोलना है, बोलना है, बैठना है, उठना है, या सारे जो मम्मी पापा और घर के जो सदस्य हैं, आजू बाजू के एनवायरमेंट में जो लोग हैं उनका आचरण करते हैं। सबको सब समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? तो उसके बाद क्या है, जैसे उनको स्कूल में डाल दिया, फिर उनको क्या पता चलता है, जैसे वो ABCD लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, 1 2 3 4 सीखते हैं। मतलब सारा संज्ञानात्मक जो है सारी प्रक्रियाएं वो सीखते हैं। तो ये सारा इस उम्र में आता है। तो उसमें क्या होता है, उनका मॉडल रोल कौन हो जाता है, सबसे पहले कौन रहते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, आजू बाजू की सराउंडिंग। फिर शिशु वर्ग में, फिर स्कूल की उम्र के बच्चे, उनके आइडियल मॉडल कौन बन जाते हैं, स्कूल टीचर, प्रिंसिपल, फेवरेट टीचर है, बताएंगे वही सुनेंगे। अगर जैसे हमने घर में कितनी बार बताया कि एप्पल खाना अच्छा है, लेकिन जब स्कूल जाने लगेंगे तो टिफिन में एप्पल भी लेके जाते हैं और फिनिश करके भी लाते हैं। तो ये क्या होता है, वो स्कूल में ये चीजें जैसे डाइटरी प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन रिगार्डिंग उनको सिखाया जाता है, या उनको हेल्दी फूड की हैबिट्स बताई जाती है। हैंड वॉश, खाने के बाद हैंड वॉश करो, खाने के पहले हैंड वॉश करो। ये सारी चीजें है ना स्कूल में, सारा ये भी सिखाया जाता है उनको। और इन क्षमताओं को क्या होता है, इम्पोर्टेंट उनका चलता है। दूसरा क्या है, किशोरावस्था। इसमें क्या होता है, संवेद उसमें तो क्या है, संज्ञानात्मक तो सीखते ही वो भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव लेते हैं वो। और ये एज कैसे होता है, वो मतलब उनमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उनके कारण वो टीनेज होता है, तो उनके कारण क्या होता है कि उनमें सुनने की क्षमता कम होती है। और वो ये जैसे होता है कि उसमें जो केमिकल्स सिक्रेशन है, या जो भी मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन उनमें जो चेंजेस है उनकी, तो उनके रिगार्डिंग उनका उस समय का जो है, तो कई बार ऐसे होता है कि गलत चीजों में, गलत एडिक्शन में, ऐसे चीजों में भी जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उसकी रिगार्डिंग हमें मतलब घर का, इसलिए क्या होना चाहिए, घर का वातावरण अच्छा। मतलब टीन एज में क्या होता है, कई बार बच्चे सुनते नहीं है, या बच्चों को ऐसे लगता है अरे अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे क्यों सिखा रहे हैं, मुझे क्यों बता रहे हैं। तो इस केस में हमें भी वो चीज थोड़ा संवेदना के साथ लेना चाहिए। कैसे कि हमें ऊपर से डांटना नहीं चाहिए, हमें कैसे उनसे फ्रेंडली हमारी बॉन्ड होनी चाहिए। तो एज ए योगा टीचर हमारा भी रोल क्या है, एक तो आप लोग में से पेरेंट्स भी है ना, तो मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को। तो हमारा रोल क्या रहेगा, छोटे बच्चे हैं तो उनके रिगार्डिंग रोल क्या है हमारा, हमने देखा कि वो घर की सारी बातचीत या खेल कूद में सब इसमें सीखते हैं। तो जैसे दादी माँ का रोल क्या रहेगा, अच्छे अच्छे जो मॉरल ऑफ द स्टोरीज है, या रामायण महाभारत की अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, या पूजा है, मंत्र सिखाना है। जैसे शाम को संध्या समय हम दिया लगाएंगे, शुभम करोति बोलेंगे, सुबह जब उठेंगे तो कर दर्शन करेंगे, घर में सबका एक दूसरे के साथ आचरण कैसे है। तो ये सारी चीजों का उनके व्यक्तिमत्व और उनकी साइकोलॉजी पर असर होता है। और दूसरा है जैसे स्कूल में है, तो हमारा काम क्या है, जैसे स्कूल में भी उनको एनवायरनमेंट कैसे मिल रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है, प्रॉपर उनको सारा एजुकेशन मतलब जो है, तो उसके रिगार्डिंग उनमें क्या मतलब कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं आ रही है, क्या है टीचर्स का और उन सभी स्टूडेंट्स के साथ उनका बिहेव कैसे है। और किशोरावस्था तो सबसे संवेदनशील पीरियड है। अगर योगाभ्यास के माध्यम से, जैसे हम मंत्र उच्चारण लेंगे उनका, मेडिटेशन लेंगे, प्राणायाम लेंगे सब, तो टीनेज में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो योग के स्टूडेंट्स का नहीं होता ऐसा कुछ भी। ऐसे कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखते उनमें। बाकी के बच्चों का दिखता है कि ये और वो दोनों में डिफरेंस नजर आता है। नेक्स्ट क्या है, सीखने का महत्व। ये चरण मतलब क्या है कि ज्ञान संबंधी विकास, मतलब क्या है कि इन चरण के दौरान सीखना संज्ञानात्मक
क्षमताओं का समस्या समाधान कौशल, और क्या है, आलोचनात्मक सोच। मतलब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे स्कूल में सीखते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, ज्ञान संबंधी विकास है, मतलब नॉलेजेबल चीजें वो सीखते हैं। तो उसमें कैसे आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पकड़ेंगे कि अगर ऐसे हुआ कि होमवर्क है, होमवर्क करना है उनको स्कूल से आकर, घर आकर, तो प्रॉपर वो होमवर्क में अगर कोई टास्क मिला हुआ है कि कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, तो उसको कैसे वो करेंगे, या जो भी होमवर्क मिला है तो बिना स्ट्रेस, मतलब उनको तो ऐसी समस्या है, मतलब दूसरी कोई समस्या है उनकी लाइफ में नहीं है। या जो स्पोर्ट्स है, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में अगर उन लोगों को किसी प्रॉब्लम, मतलब क्या हो रहा है कि बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या समस्या क्या है कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको वो समझ में नहीं आ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो समस्याएं हैं, तो ज्ञान संबंधी जो समस्याएं हो गई, तो हम क्या करेंगे एज ए योगा टीचर, अगर उनको मेमोरी रिगार्डिंग समस्या आ रही है तो हम क्या करेंगे, जैसे ओमकार चैंटिंग है, मंत्र उच्चारण है, प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऐसे जो प्राणायाम है वो करवाएंगे। अगर बैलेंस उनका ठीक से नहीं है, स्कूल जो स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स में अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है, बैलेंस ठीक नहीं है, जो भी समस्या है उसके रिगार्डिंग हम उन लोगों को प्रॉपर, हमें पकड़ में आना चाहिए कौन सी चीज है। सामाजिक संपर्क, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्दी इंसान की डेफिनेशन है, उसमें क्या बताया हुआ है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशियली वेलबींग जो है वही पूरी तरह से स्वस्थ है। तो बच्चों में बचपन से सामाजिक संपर्क भी हमें रखना चाहिए, सोशियली भी वो कनेक्ट होने चाहिए। ये क्यों जरूरी है, जैसे हम योग क्लास ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे अपनी क्लास है, तो अपनी क्लास में मैंने कल बताया था, जैसे कि ग्रुप बना, जैसे बनाए उनके, उसमें एक ऐसे ग्रुप में ऐसे कि तुम टीम लीड करो, आज के दिन इस वीक तुम टीम लीड करो, उस दिन तुम करना, या एक दिन आज तुम, कल वो, और साथ में मिलकर तुम लोग ये टास्क करो। ऐसे अगर हम उनको देंगे तो उससे क्या होगा, उनके अंदर वो कनेक्ट करेंगे सबसे। दूसरा क्या है कि जैसे हम उनको बताएंगे कि जैसे अगर जैसे हम किड्स योगा की, जैसे हम हमारी जो योग की क्लास होती है ना किड्स योगा की, तो हम लोग उनकी ऐसे इवेंट्स रखते हैं बीच बीच में, जैसे जन्माष्टमी हो गया, जैसे रामनवमी है, या जो भी है, ईद है, सभी 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 जो भी रिलीजन के हिसाब से जो फेस्टिवल्स है, तो उनके मम्मी, जैसे अभी 15 अगस्त है, 26 हमारा रिपब्लिकन डे है, इंडिपेंडेंट डे है, तो उन दिन ना उनके पेरेंट्स को भी बुलाकर ऐसे उन लोगों का कुछ ऐसे योग योग का कोई परफॉर्मेंस रखा, या कोई रामायण महाभारत का कोई ये रखा, तो क्या होता है, सामाजिक, मतलब सब मिलकर कनेक्ट होकर एक साथ एकजुट हम काम करते हैं। तो जैसे आगे जाकर देखो, एक बुक में मैंने पढ़ा है कि क्या सिर्फ पढ़ाई करना, मतलब बच्चे का अगर जैसे 99 या 100% स्कोर आ गया तो बच्चा पूरा नॉलेजेबल है और वो करियर में सक्सेसफुल होगा, तो नहीं, उसको पूरी तरह से सोशल भी होना चाहिए, सबके साथ उसको कनेक्ट होना चाहिए, सब नॉलेज होना चाहिए उसको, उसकी पर्सनैलिटी। सिर्फ नॉलेज है लेकिन टीम में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को हैंडल करना नहीं आ रहा है, मैनेजर है और उसको बाकी के लोगों के साथ उसकी बॉन्ड ठीक नहीं है, तो क्या उसकी डेजिग्नेशन बढ़ेगी, क्या उसका काम ठीक से हो पाएगा, एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, डेडलाइन कंप्लीट नहीं होंगे, तो क्या होगा, उसको स्ट्रेस होगा। तो ये सारी चीजों की नींव बचपन से हम उनके अंदर रूट डाल सकते हैं, व्यक्तिमत्व में उनके हम ये गुण डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टीव जॉ और इन्फोसिस के कौन है, अभी मुझे उनके सीईओ का नाम नहीं आ रहा है, याद आ रहा है, आप लोगों में से किसी को याद, सुंदरम पिचाई या कुछ नाम है देखो उनका, इन्फोसिस के सीईओ, तो मूर्ति। माइक्रोसॉफ्ट, तो उन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी में, और स्टीव जॉब का भी है, और एक इंडियन कौन तो है देखो, माइक्रोसॉफ्ट के और किसी के सीईओ, तो उनकी मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, तो उन्होंने उसमें क्या बताया था कि बचपन में वो क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट में वो कैप्टन रहते थे, तो उस समय उनके अंदर वो लीडरशिप के गुण डेवलप हुए, क्लियरली उनकी बुक में उन्होंने लिखा है।
तो ऐसे है कि ये सारे जो गुण हैं तो बचपन से हम बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। भावनात्मक नियमन मतलब कैसे है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता मत्ता और स्वस्थ तरीके से भावनाओं को प्रतिबंधित करना। मतलब कैसे है, आजकल ये जरूरी है, बच्चों को ना सुनना पसंद नहीं है, बच्चों को फेल्योर पसंद नहीं है। तो ये क्या है कि हर चीज को योग के कारण हम बैलेंस कर सकते हैं। हमारे अंदर जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरीज उनकी लेंगे, अलग अलग चीजों से अलग अलग संस्कार करेंगे, तो क्या होगा, उनका भावनात्मक विकास होगा। कैसे होगा, सुख हो दुख हो, यश मिले अपयश आए, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, सभी स्थिति में वो बैलेंस रह सकते हैं। भावनात्मक विकास, बहुत दुख से दुखी नहीं होंगे, बहुत हैप्पीनेस से बहुत मतलब अहम उनके अंदर नहीं आएगा, ये सारी चीजें भावनात्मक आएंगी उनके अंदर। दूसरा क्या है, संज्ञात्मक विकास और सीखने की क्षमता। इसमें क्या है, भाषा द्वारा विकास। जैसे बच्चे संपर्क, बातचीत और संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से भाषा कौशल और शब्दावली हासिल करते हैं। मतलब हमारी, सिंपल में समझो इसे, क्या कि हमारी वाणी, वाणी में क्या होनी चाहिए, मधुरता। अगर हमने किसी को कोई भी चीज मीठी स्वर में बताई, तो सामने वाला हमारा सुनता है। और वो भी थोड़ा सा हार्शली अगर बताया तो क्या होता है, सामने वाला भी हमें वैसे ही आंसर करता है। तो विकास कैसे होगा अपनी किड्स योगा की बैच में। जैसे हमने देखा है ना कि हम 1 मिनट हम उनको गेम्स देंगे, या हम उनकी 1 मिनट उसमें क्या कर सकते हैं, 1 मिनट टॉक उनको दे सकते हैं। जैसे अपने फेवरेट पर्सन के ऊपर आप बात करो, या ऐसे उनको वीक में एक दिन हम ऐसे टास्क रखते हैं कि जैसे कि आपकी जो फेवरेट कैरेक्टर है वो बन के आप उसके उसकी जैसे एक्टिंग करो, या उसके जैसे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है या बाकी भी जो है। तो ये क्या होता है, भाषा का विकास, उसके द्वारा क्या होगा, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। अगर वो स्कूल में भी अगर पार्ट ले रहे हैं, देखो योग के बच्चों का है, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि स्टेज डेयरिंग भी उनके अंदर आ जाती है। जो हम क्लास में लेंगे ऐसे उनको ऐसे बताएंगे तो 10 बच्चों के सामने, या जैसे मैंने बताया कि बीच बीच में पेरेंट्स के लिए, सबके लिए हमने ऐसे ही किड्स योगा की अपने बच्चों की कुछ परफॉर्मेंस रखी। जैसे अभी योग दिन है, तो उनके ही स्कूल में जाकर अगर हमने परफॉर्मेंस रखी, या उनको ही हमने योग दिन है तो उसके रिगार्डिंग कुछ बोलने के लिए बोला, तो क्या होता है, उनके अंदर लीडरशिप गुण भी डेवलप होते हैं। उनकी लैंग्वेज स्किल जो है वो भी डेवलप होती है। आजकल देखो सोशल मीडिया पर इसकी भी ऐड आती है, स्पीच के कुछ तो ऐसे ऐड आते हैं कि आपके बच्चों को स्पीच में, स्टोरी टेलिंग में, इसमें उसमें एक्सपर्ट कर देंगे, कितनी कितनी फीस लेते हैं। वो सारा हम योग में, आप लोगों ने देखी है कि पढ़ी है कि नहीं क्या पता, लेकिन मैंने कई देखे हैं ऐसे ऐड, बच्चों के भी देते हैं। दूसरा क्या है, स्मृति निर्माण। इसमें क्या है, सूचना और संग्रहित करने, बनाने, बनाए रखने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता धीरे धीरे विकसित। इसमें मतलब क्या बोला, सूचना को संग्रहित करना। मतलब ये आजकल के बच्चों में जो एक एक जनरेशन आती जा रही है, बहुत ज्यादा शार्प माइंड है। और उसके साथ एक क्या है, सुनने की क्षमता कम है उन लोगों की। तो योग से क्या होगा, जैसे हम उनको विजुअलाइजेशन देंगे, गाइडेड मेडिटेशन देंगे, तो उसके कारण क्या होगा, या हम उनको प्राणायाम करवाएंगे, प्राणायाम में हम उनको मतलब हम उनके प्राणायाम में या उनके आसनों में हमारे जैसा नहीं रहेगा, ऐसा कि एक को आप सांस लो, दोनों हाथ ऊपर, दो को ऐसे करो। हमें कैसे लेना पड़ेगा, प्रेजेंटिव वे से। जैसे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे तो हम 8 साल के ऊपर के बच्चों को ही ज्यादातर योगासन और वो सब सिखाएंगे। तो उसमें भी कैसे, चलो हम पेड़ बन जाते हैं, चलो हम दोनों हाथ ऊपर लेते हैं प्रणाम स्थिति में, हाथ पैर को फोल्ड कर लेंगे, पेड़ के जैसे स्थिति बनाएंगे। तो फिर क्या होगा, उनको वो इंटरेस्ट आएगा। और अगर हमने बताया एक को हाथ ऊपर करो, दो को ऐसा करो, तो उनको क्या लगेगा, अरे बाप रे, तो सुनने की क्षमता उनमें नहीं आएगी उससे। तो और दूसरा जो भी उनकी ओमकार लेंगे, या उनकी हम भ्रामरी ले रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, चलो हम भ्रमर जैसे मधुर गुंजन करते हैं, चलो। तो कैसे, अरे वाह, सबने बहुत अच्छे से किया। अभी क्या करना है हमें, जैसे मकार जैसी मधुर गुंजन होती है ना, भ्रमर ने अगर जोर ऐसे, भ्रमर की आवाज अगर ऐसे आई, तो हमारे कानों को कैसे लगेगा, जैसे आप जोर से निकाल रहे हो। तो कैसे करना पड़ेगा हमें, आप लोगों को कैसी स्वर पसंद है, मीठी, है ना। तो हम कैसे मीठी स्वर में भ्रमर जैसे गुंजन करेंगे। चलो आज हम क्या करेंगे,
थोड़ा सा पोस्चर चेंज कर लेते हैं, हमारे सारे आंखें, हमारी कान सब हम बंद करके करते हैं। तो इस प्रकार हम उनको सिखाएंगे तो लिसनिंग एबिलिटी उनमें आ जाएगी धीरे धीरे। अपनी मैंने मैंने क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे, फीडबैक मैंने सुने हैं कि जो बच्चे किसी का सुनते नहीं थे, कितनी क्लासेस में जाके आए, कितना क्या क्या किया, स्कूल से कंप्लेन्स आती थी कि एक जगह बैठते नहीं है, अभी वो कैसे क्या पता क्या किया मैम आपने, अब तो वो सुनते भी है, एक जगह पर बैठते भी है, होमवर्क भी करते हैं, लिखते भी है। तो ये होता है कि अपनी योग के कारण उनके अंदर वो अनकॉन्शियसली सारे संस्कार आते हैं। अमूर्त तंत्र मतलब क्या है कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है। मतलब जटिलताएं अवधारणाएं को समझते हैं। मतलब कैसे है, बचपन में छोटे होते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, उनके सारे प्रॉब्लम हम जैसे होमवर्क का ही लो या आर्ट एंड क्राफ्ट जो इन लोगों को मिलता है, तो छोटे बच्चों को हमें हेल्प करना पड़ता है ना, सीजर से उसको कट करना है या ग्लू लगाना है ये सब। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनमें वो स्किल्स डेवलप हो जाते हैं और उसके कारण वो क्या करते हैं, खुद वो सेल्फ कर पाते हैं। तो जैसे योग के बच्चे हैं, योग के बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी होती है। क्योंकि जैसे बैलेंसिंग आसन हम ले रहे हैं, आसनों के प्रकार कैसे है, ध्यानात्मक है, बैलेंसिंग है, शारीरिक आसन है, मतलब शरीरांतर्गत फायदे देने वाले। तो इन सब आसनों के कारण क्या है, जैसे शरीर के शरीरांतर्गत हमने आसन लिए हैं, शरीर पर मतलब जैसे कुछ बीमार आजकल, जैसे पहले ऐसा था कि जैसे अभी महाभारत का एग्जांपल लो, कि महाभारत में जैसे अर्जुन, श्री कृष्ण और इन सब लोगों की एज, जैसे अर्जुन का एज 85 या ऐसे कुछ बोला गया है और उनको यंग बोला गया है। तो मतलब निरोगी लोग ऐसे स्वस्थ रहते थे। अभी क्या है, छोटे छोटे बच्चों को सिर दर्द होता है, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, अस्थमा है, ये है वो है। तो उसके कारण क्या होता है, फिजिकली भी अगर जब हम वीक हैं बच्चे, तो क्या होता है, स्कूल में बार बार छुट्टी पड़ जाती है उनकी, इम्यूनिटी पावर उनकी कम होती है, डॉक्टर के पास बार बार लेकर जाना पड़ता है। लेकिन योग के कारण क्या होगा, उनका क्या होगा कि शरीर से वो फिट होंगे, तो उसका असर उनकी हेल्थ पर अच्छा रहेगा। और क्या होता है, जैसे क्या होता है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो साइकोलॉजिकली भी क्या होता है, चिड़चिड़ापन आता है बच्चों में, या वीक है, इम्यूनिटी कम है, तबीयत ठीक नहीं रहती, चिड़चिड़ापन बच्चों में ज्यादा रहता है, पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी ध्यान नहीं रहता। तो ये भी सारा हमें योग से फायदा होगा। दूसरा है भावनात्मक और सामाजिक विकास और सीखने पर इनका प्रभाव। मतलब क्या होता है उससे, भावनात्मक बुद्धि मतलब क्या है, इमोशनली सभी चीजों में हम कैसे सोचेंगे, पॉजिटिव सकारात्मक सोचेंगे। और सामाजिक संपर्क के कारण क्या है, जैसे हमें योग में भी क्या बताया है, अष्टांग योग में पहला ही ये क्या है, यम, पतंजलि महर्षि ने भी बताया है सबसे पहला फॉलो क्या करना चाहिए हमें, यम। तो हमें बच्चों को भी अपनी क्लास में उनकी हिसाब से यम नियम सिखाने रहेंगे। यम नियम उनको, तो हम समाधि स्थिति में बच्चे हैं, उनको नहीं हमें लेके जाना, ध्यान तक ही लेके जाना है हमें उनको। तो मैं आप लोगों को ना बहुत इजी वे से ये सारा बताऊंगी कि यम का पालन उनको हम कैसे स्टोरी टेलिंग से बताएंगे। जैसे हम मॉरल ऑफ द स्टोरीज लेते हैं ना, तो उसमें हमें यम, तो यम का पालन मतलब सामाजिक संपर्क में आ जाता है। जैसे हम क्या बताएंगे उनको, कि जैसे उनको स्कूल में मॉरल ऑफ द स्टोरीज में कैसे बताया जाता है, जो कोई अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो आप लोग उनकी हेल्प करो। या जैसे अपनी बाहर जो है तो जैसे कचरा नहीं फेंकना है, डस्टबिन में ही डालना है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, उनके लिए यम का पालन हो गया। सबके साथ, किसी के साथ बाहर के जो भी मतलब स्कूल में भी है, तो हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। सभी बच्चों के साथ हमें कैसे करना है, अगर किसी के पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, शेयरिंग करना है, ये सारा यम में उनके आ जाएगा। तो वो मॉरल ऑफ द स्टोरीज के हिसाब से हम ले सकते हैं। मेरे पास एक कुछ ऐसे पीडीएफ्स है स्टोरीज के, मॉरल ऑफ द स्टोरीज के, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। या जैसे सुधा मूर्ति जी की भी है देखो स्टोरीज, या जो पंचतंत्र की जो स्टोरीज है, ये जो मतलब, और देखो यूट्यूब पर भी देखोगे कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज है, हमने पढ़ी या नहीं तो कितनी सारी बुक्स है स्टोरीज की, वो हम सिखा सकते हैं बच्चों को उसमें से। तो यम है, नियम का भी जैसे उनको सिखाया जाता है ना नियम, कि हमें अपना सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रखना है। जैसे हमें जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमें हैंड वॉश करना है, हमें कपड़े चेंज करने हैं, ये सारे उनकी सेल्फ डिसिप्लिन हमें सुबह जल्दी उनको स्कूल में ही सिखाए जाते हैं ये सारे नियम।
तो योग के ही नियम है वो। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद के लिए नियम। फिर हम उनको आसन सिखाएंगे। आसनों में हम उनको क्या सिखा रहे हैं, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, है ना। उनकी आसनों से क्या क्या होगा, हेल्थ भी इंप्रूव होगी, हाइट हाइट भी प्रॉपर बढ़ेगी, वेट भी प्रॉपर रहेगा, मसल्स जो है प्रॉपर, बॉडी शेप जो है सभी। आजकल मोटापा, छोटे बच्चों में मोटापा आ रहा है। मेरे पास लास्ट एक दो सालों से 3 4 केसेस अब तक शुगर की, इंसुलिन देना पड़ता है बच्चों को ऐसे आई। कितनी मतलब बुरा लगता है हमें ये सुनकर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये, दूसरा कुछ नहीं है। अनहेल्दी खाना, एक्सरसाइज ना करना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, आउटडोर्स गेम्स नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज कुछ नहीं, खा रहे हैं बैठ रहे हैं बच्चे। तो आसनों से हेल्थ इंप्रूव होगी उनकी। और ये हो गए सामाजिक, और दूसरा कैसे आसन तक अगर हम आ गए तो मैं आगे का भी ले लेती हूँ आप लोगों को। जैसे प्राणायाम, बच्चे प्राणायाम करेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था ना कि जैसे ईड़ा नाड़ी जो होती है हमारी लेफ्ट नोजल, तो वो क्या है, हमारी ईड़ा नाड़ी हमारी राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। एक दिन मैं शॉर्ट में आप लोगों को ना इसको डिस्क्राइब ही कर दूंगी, आप लोग लिख के रखो इसे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन और ये कुछ कुछ बताते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी योग की ऐसी चीजें हैं, इससे सारा पूरा ब्रेन ही एक्टिव हो जाएगा। लेफ्ट है, राइट है, मिड ब्रेन है, सभी। तो जैसे हम ईडा नाड़ी को एक्टिव करते हैं ना, लेफ्ट नोजल, तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो राइट ब्रेन के भी कुछ फंक्शंस है और लेफ्ट ब्रेन के भी है। तो बच्चे को अगर हमें पूरी तरह से बैलेंस करना है तो दोनों नाड़ियों को हम बचपन से उनके एक्टिव करेंगे, रखेंगे, उनमें वो हैबिट डाल देंगे प्राणायाम की। जैसे उसके हिसाब से भी हम बच्चों को ठीक कर सकते हैं। मतलब अगर पहले क्लास में आए, सुन नहीं रहे हैं, डांट कर नहीं बताएंगे हम उनको। क्या करेंगे हम, उनकी उस नाड़ी पर काम करना शुरू कर देंगे। मैं आप लोगों को ये कुछ कुछ मैजिक बताऊंगी, ये आप करो बच्चों से। और वो करेंगे ना हम, तो उनकी जैसे लेफ्ट नोजल ईडा नाड़ी, वो क्या करती है, हमारी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है, जो हमारे मन को शांत करती है, हमारे हार्ट बीट्स कम करती है। सिंपेथेटिक, जो बच्चे बहुत शांत है, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, एक्टिवनेस कम है, उनकी सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना रहेगा हमें। उनको, उनकी हमारी, हमें पिंगला नाड़ी जो शक्ति का वहन करती है, जो एक्टिवनेस लाती है अंदर, तो उसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा। ओके। तो इस प्रकार हमें, मैं आप लोगों को आज एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ कि हम कैसे कैसे बच्चों के ऊपर काम करेंगे किड्स योगा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल के बच्चों को संभालना किड्स योग बैच में इतना इजी नहीं है। जब आप बैच लोगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। सबसे पहले तो योग क्लास में डाला ना, तो 10 में से 4 5 बच्चों को लगता है कि अरे ये मेरी मम्मी मुझे किधर लेकर आ गई योग में, इधर तो ये तो सारा बोरिंग बोरिंग होता है, ऐसे बच्चों को लगता है। लेकिन हमें ये इनको अच्छे से करना है। जैसे भ्रामरी करवाएंगे ना उनको, तो क्लास में हमेशा उनको अच्छे मार्क्स ही आएंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि वो उनको क्लियर नहीं होगा। ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे हम त्राटक लेंगे उनका, तो जैसे छोटे बच्चे हैं, तो त्राटक में ऐसे ग्रंथार्गत कुछ लिखा नहीं है एज लिमिट। तो हम अगर छोटे बच्चों से ले रहे हैं, बहुत जैसे 8 साल 9 साल, तो वो हाइपर एक्टिव है, तो ऐसे दिए को स्टार्टिंग में वो दिए के जोत को नहीं देखेंगे, तो जैसे इमेज के भी त्राटक होते हैं, तो इमेज के साथ हम उनको त्राटक करवाएंगे पहले। तो ऐसे, तो इन चीजों के कारण ना उनमें मिरेकुलस चेंजेस आ जाएंगे बच्चों में। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो ऐसे इस प्रकार हम करेंगे। जैसे सीखने को प्रभावित करने वाले मतलब क्या है, कि जैसे सबसे पहला ये पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट दिया है। तो इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया घर का एनवायरनमेंट, तो घर के एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा बच्चों पर असर होता है। दूसरा शैक्षणिक संरचना, मतलब जिस स्कूल में बच्चे जाते हैं, जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, उसका असर बच्चों पर होता है। सहकर्मी मतलब जो जिस मतलब जैसे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसका असर भी बच्चों पर होता है। जैसे मैंने कल आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था कि जैसे यहाँ जिस स्कूल में हम पढ़ाने जाते थे, वो वहां पर सारे बच्चे कैसे आते हैं, तो वो पहले मारपीट बहुत सारा करते थे। अभी हमारे कई सारे इंस्टीट्यूशंस वहां पर सिखाने जाते हैं। अवेयरनेस कई आ गया है, कई तौर पर आ गया है उन लोगों तक में, बच्चों में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट घटक है कि हमारे क्लास में आने वाले बच्चे जो हैं, तो वो कैसे एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, घर में उनके एनवायरनमेंट कैसा है। हम हमें हमें एक है कि जैसे पेरेंट्स ने सिर्फ हमारी योग क्लास में बच्चों को डाल दिया और बच्चा पूरा सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है।
अगर न्यू अगर जड़ घर से है, कि घर का वातावरण एनवायरनमेंट तनाव का है, स्ट्रेस का है, या कुछ भी हमें लग रहा है, तो हम पेरेंट्स को काउंसलिंग कर सकते हैं प्यार से। काउंसलिंग से हम पेरेंट्स को भी बता सकते। और शैक्षणिक जो स्कूल है वो तो इम्पोर्टेंट रोल, हमसे ज्यादा तो बच्चे स्कूल में रहते हैं, वहां पर सीखते हैं, टीचर्स का भी सीखते हैं सभी। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। और प्रभावी प्रचार के लिए रणनीतियां, मतलब क्या है कि बच्चों के रिगार्डिंग ही है ये, कि कैसे सक्रिय भागीदारी, व्यावहारिक शिक्षण, और क्या है कि प्रोत्साहन देना है हमें बच्चों को। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, मतलब हमें कैसे करना है। जैसे मैंने बताया आपको, सक्रिय सहभागिता हमारी कैसी रहेगी, मतलब बच्चों को हमें सक्रिय करना है। क्या करना है कि जैसे ये जो है ना स्लाइड, ये मैं आप लोगों को इंग्लिश भी दे दूंगी, इंग्लिश भी है मेरे पास दोनों, और आज ही भेज दूंगी। तो क्या है कि बच्चे को कभी भी डिस्करेज नहीं करना है, कि देखो जैसे, देखो इसने ये आसन इतना अच्छा कर लिया और तुमसे तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। अरे वाह, तुमने भी बहुत अच्छा आसन लिया है, चलो थोड़ी सी और कोशिश करके देखो, तुम बहुत अच्छे से आसन कर लोगे। या जैसे आंखें बंद नहीं कर पा रहा है, चंचलता ज्यादा है, आंखें बंद नहीं कर रहे, डांटना नहीं है हमें कि तू तो प्राणायाम ही नहीं कर रहा है ठीक से, तो तुझे क्या फायदा मिलेगा। अरे वाह, तुम ना एक काम करो, थोड़े समय के लिए आंखें बंद करके देखो। हम क्या करते हैं नोज से ऑक्सीजन क्या लेते हैं हम अंदर, उनको प्राणवायु और वो गहन चीजें नहीं, उनको स्कूल में क्या सिखाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उनको उसी प्रकार बताएंगे कि चलो शुद्ध हवा हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन चलो ज्यादा से ज्यादा कौन ऑक्सीजन अंदर भरता है। क्या करेगा ये हमें, कितना एक्टिव, हमारे ब्रेन को शार्प बनाएगा, हमें पढ़ाई बहुत अच्छे से आएगी। हमें देखो आप सब लोग, कौन सबसे ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितनी कैपेसिटी है हमारे लंग्स की, ट्राई करो। ज्यादा पता है बच्चों आपको, 5800 सीसी तक हम कैपेसिटी हमारी लंग्स की है। तो देखो हम कितनी सांसें भर सकते हैं, काउंट करो काउंट करो। अभी धीरे धीरे सांस छोड़ो, जितनी काउंट ली उससे 2 गुना कौन सांस छोड़ पाता है, चलो ट्राई करो। तो इस प्रकार हमें उनको क्या करना है, सक्रिय करना है। नहीं तो क्या होता है पता है, प्राणायाम आ जाता है ना, ऑनलाइन क्लास में वीडियो ऑफ हो जाते हैं बच्चों के। तो उनको ये चीज, प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है, आसनों से भी ज्यादा मेडिटेशन प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और व्यक्तिगत निर्देश, तो बच्चे को जब हम जैसे व्यक्तिगत निर्देश दे रहे हैं, तो ऐसे उनके नाम ले लेकर हमें उनको डिस्करेज नहीं करना है। मतलब ऐसे कि तुमने उसका नाम लेकर बच्चे का, कि तुमने हाथ को ऐसे क्यों रखा है, यह हाथ ठीक से करो, तो क्या हो जाएगा, इतने बच्चों के सामने उसको इंसल्टिंग फील हो सकता है। या वो ऐसे हो जाएगा कि बाद बाद में भी उसके व्यक्तिमत्व में वो आ जाएगा कि वो 4 लोगों के सामने ठीक से बात नहीं कर पाएगा, पर्सनैलिटी में उसके वो दोष आ जाएगा। और दूसरा क्या है, एकीकृत प्रौद्योगिकी, मतलब क्या है कि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, मतलब जो है कि जो हम सिखा रहे हैं वो प्रेजेंटिव होना चाहिए। मतलब जैसे आसन हम ले रहे हैं, तो जैसे मैंने वृक्षासन का बताया, वैसे ही क्या है मार्जरी आसन है। और इसमें क्या है कि जो ये स्कूल की रिगार्डिंग एक बताई हुई है चीज की डिजिटल साक्षरता, और वो मतलब जैसे आजकल स्कूल में कैसे प्रोजेक्टर से सिखाया जाता है ना, बच्चों को प्रोजेक्टर से सारी चीजें दिखाई जाती है, सिखाई जाती है, या उनको लाइव ऐसे लेकर जाया जाता है उस प्रकार। तो वैसे अपनी क्लास में भी अगर कभी कभी हो पाए तो हम ऐसे डिजिटल वीडियो से या ऐसे उन लोगों को कुछ चीजें ऐसे बता भी सकते हैं, या वो स्कूल का पार्ट है उनके व्यक्ति साइकोलॉजी के रिगार्डिंग। और इससे क्या सारा ये निकलता है, मतितार्थ, मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, कि व्यक्तिगत विकास, आजीवन प्रभाव, और सहायक वातावरण। योग से हम क्या करेंगे, परमानेंटली उनके व्यक्तिमत्व का विकास होगा, जो परमानेंट लाइफ लाइफ टाइम उनके साथ रहेगा। आजीवन प्रभाव उनका, जैसे बच्चे जो भी सीखेंगे, जो भी जैसे हमें बचपन में सिखाया गया है कि झूठ नहीं बोलना है, बड़ों का आदर करना है। बड़ों जब भी कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो पहले उनको उनका आदर तिथ्य करना है। तो हम करते हैं ना फॉलो अभी भी, ऐसे करते हैं क्या, बड़ों से हम कैसे भी बात कर रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमने बचपन में सीखा, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया सारी चीजें।
वो परमानेंट, हम क्या बोलते हैं कि हमारे नेचर के लिए कोई दवाई नहीं है। मतलब जो गुस्सा करता, ऐसे बोलते हैं ना कि अरे मुझे पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं, मेरा ऐसा नेचर ही है। तो वो नेचर क्यों बना? क्या न्यूबॉर्न बेबी से उसके अंदर वो गुण था? उसके सबकॉन्शियस ने वो पकड़ा। ये साइकोलॉजी की बुक में एक दिया हुआ है कि अगर बच्चे ने ऐसे देखा कि कोई चीज उसको चाहिए, तो वो मारपीट करके या गुस्सा करके वो चीज उसको मिल जाती है, तो उसकी सबकॉन्शियस में वही फिट हो जाता है कि किसी भी चीज के लिए थोड़ा भी आवाज बड़ा किया, गुस्सा किया, तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसलिए है कि हम योग से क्या करेंगे, उनको फायदा क्या होगा साइकोलॉजिक जो है बच्चों की। तो योग के रिगार्डिंग क्या फायदा हो रहा है कि वो उनकी व्यक्तिमत्व का विकास होगा, वो लाइफ टाइम रहेगा। और इसके लिए हम हमारे से क्या हो रहा है कि व्यक्तिमत्व विकास के लिए हमारा सहायक एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है, हेल्प हो रही है। ओके, समझ में आई सारी बात कि बच्चों की साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, बच्चों की एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है व्यक्तिमत्व विकास के लिए। तो आप लोगों को भी जैसे साइकोलॉजी की अगर कोई बुक है, या जैसे क्या करो, ये नाम लिख लो दो तीन। सिगमंड फ्रॉइड है, कार्ल यूंग है, एडलर है, विलियम वुंट है। तो और आप लोगों को साइकोलॉजिस्ट के मिल जाएंगे। तो उनके रिगार्डिंग बच्चों के व्यक्तिमत्व विकास, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, आप लोग पढ़ो। मैं देखो एक क्या है, आप लोगों को ऐसी मैं कई बातें बताऊंगी और ऐसे मैं बुक्स बताया करूंगी। मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी, जैसे योगा टीचर के रिगार्डिंग एक क्या बोला गया है, जैसे एक ऐसे एक था कि आदर्श योग टीचर कैसे होना चाहिए। तो उसमें एक गुण क्या होना चाहिए, उसने हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ओके, तो इसमें ऐसे आप लोग उनके पढ़ो व्यक्तिमत्व, तो उनके हिसाब से उन्होंने स्टडी किया है इसके ऊपर कि बच्चों में कैसे क्या क्या ये आते हैं। हाँ नेहा जी। मैम एक बार फिर से बुक का नेम बता दीजिए। अरे बुक के नेम नहीं है वो, वो साइकोलॉजिस्ट के नाम है। मनो, हाँ, तो सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल यूंग, एडलर, विलियम वुंट। तो उन्होंने भी रिसर्च किया है, तो व्यक्तिमत्व विकास के घटक पे जो उन्होंने रिसर्च किया है ना, तो उसमें उन्होंने बच्चों के रिगार्डिंग भी, जैसे मैंने कार्ल यूंग का बताया कि उनके घर में जैसे झगड़े का एनवायरनमेंट था, और उनकी माता हमेशा बीमार रहती थी, और पिताजी जो धार्मिक थे, तो फिर धार्मिक थे तो उनके अंदर कैसे व्यक्तिमत्व वो क्या है, ये सारे पाश्चिमात्य साइकोलॉजिस्ट है, मतलब वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने फिर भी, कार्ल युंग ने हमारी इंडिया में आकर भी ये सारी चीजें, और पता है आप लोगों को साइकोलॉजी में उनका इतना बड़ा योगदान होते हुए भी उन्होंने ये बोला हुआ है कि जैसे मंत्र उच्चारण करने से, मंत्र जो ग्रंथार्गत हम चीजें पढ़ते हैं, सब सब जो चीजें हैं, तो उससे हमारे साइकोलॉजिकल मतलब हमारी स्ट्रेस पर बहुत अच्छा असर होता है, मतलब फायदा देता है वो चीजें। तो यही हम हमारे बच्चों में रूट में ही डाल देंगे बचपन से, जो कि आजकल ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। और बाद में ऐसे होगा कि हमें बाहर के लोगों से अपना योग सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे बेस्ट, मुझे दो बैचेस लगती हैं। कौन सी? एक लगती है प्रीनेटल, कि बच्चे को सबसे 100% बच्चा हमारा गर्भावस्था में सुनता है, वो भी क्या, प्री कॉन्सेप्शन से, कि बीज से ही उसको वैसे बना। और दूसरा है किड्स, अगर प्रेगनेंसी में रह गया हमारा, तो वो सारा असर कसर जो रह गई है बाकी, वो किड्स बचपन में उनमें नींव डाल दो। अगर हमने देखो, जैसे मुझे हमारे घर में बहुत था कि थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी हो, कितना भी गलत किया हो, हमेशा सच बताना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। कुछ टूट गया या कुछ ऐसा, बाकी तो कुछ झूठ बोलने का जैसे। अभी मैंने कितनी भी बार ऐसे प्लान किया कि नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसा बताऊंगी, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। झगड़ा मेरे घर में, मैंने बचपन से झगड़ा नहीं देखा है कभी, ऐसे किसी ने झगड़ा गुस्सा ऐसा। तो अगर झगड़ा करने की, अगर किसी ने कुछ किया मेरे से, या मैंने ऐसे मेरे बेटे को एक बार ऐसे हुआ, एक बच्चे ने ऐसे नोज पर मार दिया, खून आ रहा था बहुत, ऐसे 3 4 बार उसको बहुत लगा था। मैं गई थी कि थोड़ा डांटने के लिए और मुझे उधर रोना ही आ गया, क्योंकि वो साइकोलॉजी व्यक्तिमत्व, झगड़ने की आदत ही नहीं है। जैसे तो ये हमारे अंदर गुण आते हैं, तो ये गुण गलत नहीं है कि झगड़ा नहीं कर पाना, झूठ नहीं बोल पाना, ये अच्छे ही गुण है।
इसके कारण हमेशा ऐसा रहता है कि हमारा व्यक्तिमत्व की हमारे रिगार्डिंग अगर किसी ने बोला कि अरे ये ऐसी है, नहीं नहीं वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो तो झगड़ भी नहीं पाती, वो तो कभी झूठ भी नहीं बोलती, वो तो किसी से। तो ये हमारी व्यक्तिमत्व के कारण हमें हमेशा फायदा होता है। तो ऐसे बच्चों को भी हम हमेशा पॉजिटिव चीजें सिखाएंगे। किड्स योगा के बच्चों में इतना सुधार आता है। जैसे अभी बड़े हो गए, देखो मेरी मेरी डॉटर के साथ कुछ कुछ बच्चे थे ऐसे, तो उनका अभी 12 हो गया, मेरी डॉटर अभी 10th में है। तो उन बच्चों में जो देखे है ना, जैसे उनके व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी हो कुछ भी हो, इतने बच्चे उस पे चैटिंग करते रहते ही है। मेरी डॉटर कभी ग्रुप्स भी नहीं देखती ओपन करके। क्लास में भी गए ना तो टीचर ऐसे देख के ही बोलते हैं, अरे हाँ, अरे आपको देख के ही पता चलता है कि मंजरी में ही ऐसे गुण कैसे आ गए। या क्लास में ही टीचर बोलते हैं, अरे लकी, मैं कितनी लकी हूँ, मेरी बैच में मंजरी तुम आ गई। मतलब टीन एज हो रही है और उसके सिम्टम्स हो रही है, इधर उधर घूमना, मॉल में जाना, ये करना वो करना। अगर मैंने भी अगर उसको बोला कि थोड़ा सोशियली सबके साथ तुम ऐसे जाओ, ये करो, नहीं करते बच्चे। क्योंकि वो जड़ से रूट में उनके संस्कार चले गए। हैबिट्स कैसे आ गई, जैसे वातावरण बोला जाता है। तो मैं बचपन मैं बहुत ज्यादा रीडिंग करती हूँ। प्रेगनेंसी में भी मैं रीडिंग, तो मेरे बेटे में भी, अभी वो 4th में गया, तो मेरे बेटे में भी वो गुण अपने आप। अगर उसको टीवी भी देखने को बोला तो वो क्या बोलता है, अरे तुम सब लोग अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते हो, सब करते हो, तो मैं क्या टीवी देखूं क्या? टीवी तो देखना फिर गलत है ना, कोई तो टीवी नहीं देखता, तो मैं ही क्यों ज्यादा टीवी देखूं। तो ये गुण बच्चों के व्यक्तिमत्व में विकास उनका होता है। जैसे हम आप लोग योग सीख रहे हो, घर में सबके कान पर उसके चीजें जा रही है, बच्चों की भी जा रही है। तो बच्चे खाने में भी ये सारी पूछते हैं कि अरे तो फिर ये सात्विक फूड है या राजसिक है या तामसिक है। तो ये अच्छा है कि किड्स योगा का जो अपनी क्लास में बहुत अच्छा है कि कोई बच्चों के लिए सीख रहा है, कोई अपने नाती नाती के लिए सीख रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। तो उनके साथ बाकी के सोसाइटी के बच्चे क्या बोलते हैं मुझे, पहले वो बहुत नीचे मस्ती करते थे या मारपीट ऐसा करते थे, अब मुझे क्या बोलते हैं, आंटी अब हम गुड बॉय बन गए हैं, अभी हम झगड़ा नहीं करते, हम बहुत अच्छे से खेलते हैं। अभी आपको हम अच्छे लगते हैं ना, अभी हम गुड बॉय। तो मैंने कभी उनको बोला नहीं था कि आप लोग बैड बॉय हो, लेकिन उनको कैसे कि हाँ आंटी योग लेते हैं, योग कराते हैं, जैसे रेडियो पर भी मेरा आता है ऐसे इंटरव्यूज आते हैं। तो उनके सबकॉन्शियस में क्या है कि आंटी को गलत चीजें पसंद नहीं है। अगर मेरे बेटे को मैं क्या बोलती, किसी ने तुझे मारा भी ना तो तू मारपीट मत कर, तू घर चला, तू घर में बैठकर रीडिंग कर, कुछ भी कर, वो मारपीट में तू मत जा। तो बच्चे क्या, अभी हम गुड बॉय बन गए हैं, आंटी हम अभी गुड बॉय बन गए हैं ना। तो ये बच्चों में आना चाहिए, हम हमसे ये शुरुआत होनी चाहिए। अभी कल के दिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे कल हम एज वाइज लेंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनाटॉमी और वो पार्ट भी हम बीच बीच में लेते जाएंगे। तो कल हम एज वाइज लेना जरूरी है। मैंने क्या बताया, टीटीसी करके भी लोग योगा की क्लास तो ले ही लेते हैं, किड्स योगा की, लेकिन हमें प्रॉपर वो सीखना है कि जैसे हम 0 to 3 years के अगर बच्चे हैं कुछ छोटे, कि उनका हम थोड़ा छोटा मोटा कुछ ले रहे हैं, तो उनको हम सिर्फ क्या क्या सिखा सकते हैं। या हमें एक्चुअल में 8 साल के ऊपर के बच्चों को ही आसन करवाने हैं, लेकिन उनके लिए भी हमारे रूल्स रहेंगे। तो हम एज वाइज ही जाएंगे। मतलब क्या होता है, इसमें वो उसमें वो तो वो नहीं हो पाता ठीक से, तो वो हम सीखेंगे कि छोटे जो बच्चे हैं तो उनको हम कैसे करवाएंगे योग। मतलब उनको क्या क्या आएगा उसमें, उनके इसमें आसन तो नहीं आते लेकिन एक्सरसाइजेस आएंगे कुछ कुछ। या मांसपीटी के जो है तो वो हम छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। और एक है हमारी लास्ट टू लास्ट एक किड्स योगा की टीटीसी बैच थी, तो उसमें कैसे था, 100% सबका ऐसे रोल रहता था। मतलब जैसे मांसपीटी, तो मैंने उनको बता के रखा था कि अपने स्कूल, मैंने क्या बताया आप लोगों को, खुद किड्स बन जाओ। तो जैसे मास पीटी के अपने भी गेम्स याद करो, मतलब वो याद करो कि हमारी मास पीटी में हमने क्या क्या रखे थे, वो 1 2 है ना, वो वाले थे। तो वो वाले भी अपनी किड्स योगा में हम लेते हैं। तो वो है ना, तो वो आप लोग भी अपने याद करके रखना। तो आप कंडक्ट करना, क्योंकि आप भी टीचर हो, आप ऐसा नहीं है कि मुझे आता है और आपको कुछ नहीं आता, सबको सब आता है। वैसे स्टोरी टेलिंग का भी, जैसे मैं और क्या करूंगी आप लोगों को, ऐसा नहीं है बुक्स का रटा रटाया कि उतना ही है कंटेंट और फिर आपको उसके बाद कुछ नहीं करना आएगा। जैसे विजुअलाइजेशन आप कैसे करोगे, या जैसे मैं गेम्स आपको बताऊंगी कुछ कुछ, तो आप और उसमें कैसे क्या क्या सजेस्ट कर पाओगे।
है ना। जैसे ब्रेन जिम के मैं कुछ आइडिया दूंगी, तो आपको भी कुछ कुछ पता होंगे, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हो। मतलब हमारा क्लास कैसे होना चाहिए, इंटरेक्टिव। मतलब जैसे सिर्फ मैं ही बता रही हूँ ऐसा नहीं, तो वो एंजॉयमेंट के साथ होता है और हम और अच्छे से सीखेंगे। और आप क्या करोगे, ये लिख के रखो, जो भी गेम्स भी रहेगा सब सबके आइडियाज होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो कल के दिन हम लेंगे और आप भी बताना उसमें। मैं कल के दिन तो हमारा ही प्रैक्टिस चलेगा, लेकिन जब भी ऐसे रहेगा ना तो मैं बताऊंगी कि चलो अभी आप भी बताओ, तो उसमें आप बताना। तो कल हम पहले, मैं बताऊंगी आपको प्रॉपर कि उन बच्चों से हमें क्या क्या लेना चाहिए। छोटे जो बच्चे हैं जैसे ओमकार चैंटिंग हम ले सकते हैं, नॉर्मल जो ब्रीद मैंने बोला, या जो गेम्स है खेल खेल में। तो कल का जो रहेगा ना हमारा, तो वो हमारा 15 साल के बच्चों तक सबको हम, लेकिन क्या है, जैसे मैंने बोला टीन एज में, यौवन अवस्था में जब हो जाते हैं, तो उनको अगर छोटे बच्चों के जैसे ट्रीट किया होंगे, अरे क्या ये छोटे बच्चों के जैसे क्लास चलता है, तो वो सिर्फ 12 साल के बच्चों तक या ऐसे जो एंजॉय कर रहे हैं ऐसे इस तक हम करवाएंगे। या योग की क्लास में ऐसे बच्चे बोलते ही नहीं है कि अरे ये क्या छोटे बच्चों के जैसे ले रहा है, वो उनमें भाव भी आ जाते हैं। तो वो आपको पता चलेगा, जैसे आप क्लास में देखोगे कि स्टूडेंट्स कैसे है अपने, तो 15 ईयर्स तक भी अगर उनसे ले पाए तो वो सारी चीजें लेना। ओके, चलेगा। आज के रिगार्डिंग किसी को कुछ बताना भी हो या पूछना भी हो तो आप पूछ सकते हो या बता भी सकते हो। साइकोलॉजी आपने किसी ने पढ़ा हो, किड्स साइकोलॉजी के रिगार्डिंग, जैसे देखो मैं एक चीज बताने वाली थी, जैसे विलियम वुंट के रिगार्डिंग, जैसे आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि जैसे विलियम वुंट के रिगार्डिंग उनका बताया हुआ है एक क्या, कि उन्होंने ऐसे बोला था कि जो बच्चा छोटा होता है मेरे पास, कैसे कोई भी ऐसा छोटा बच्चा अगर लाया, तो मैं उसमें किसी भी चीज को एक तो डाल भी सकता हूँ या कम भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि एक छोटा बच्चा उनके पास लाया गया, तो उस बच्चे को वो क्या करते थे, उनको ऐसे उसके पास कई सारे खिलौने रखे थे, और फर वाले जो खिलौने रहते थे ना ऐसे हेयर्स वाले, तो जब बच्चा वो खिलौना उठाता था, तो वो क्या करते थे, पीछे से जोर से ऐसे घंटी बजाते थे, ऐसे जो थाली बजाते थे, जो थाली रहती है वो बजाते थे, तो बच्चा डर जाता था। तो ऐसा रोज 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 करने के कारण क्या हुआ, उस बच्चे में उन्होंने क्या फियर क्रिएट किया, हेयर्स का। मतलब हेयर्स हो या फर के कोई भी खिलौने हो या कैसे वैसे फर वाला कोई एनिमल भी हो, तो सब चीजों से वो डरता था बच्चा। तो ऐसे मैं बोल रही हूँ कि ऐसे स्टडी भी आप लोग अपने लिए करो, किड्स साइकोलॉजी का। जैसे मेरी तो कुछ कुछ फ्रेंड्स ने, जैसे वो स्कूल में काउंसलर के तौर पर भी जॉब करती है, या कुछ कुछ जो योगा टीचर है उन लोगों ने भी साइकोलॉजी पढ़ा। तो अच्छी बात है, ऐसे एक्स्ट्रा से चीजें पढ़ते हैं हम, तो नॉलेज भी हमारा बढ़ता है और हमें पता भी चलता है बच्चों की साइकोलॉजी के कारण रिगार्डिंग। जैसे एक है, जैसे एडलर का है, कि उन्होंने क्या रिसर्च किया है, कि अब मैंने कल ही बताया था देखो आपको कि फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड और सिंगल चाइल्ड, तीनों की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, तीनों में की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तो वो क्या है, अगर आप लोगों को नेट पर मिले तो आप सर्च करो, पढ़ो इसे। आजकल नेट पर क्या नहीं मिलता, सब मिल जाता है। ओके। और अगर हो पाए तो ग्रुप में अच्छी सी मस्त सी पीडीएफ या ऐसे कुछ बना के शेयर करो। आप लोग टीचर हो तो आप लोगों को आना चाहिए ये सारी चीजें। अच्छा लगता है अगर हम खुद कुछ चीज करते हैं तो। हमें भी जैसे हम घर पर होते हैं या फ्री होते हैं ऐसे ही, तो ये चीजें ऐसे अलग से करो। नोट्स भी बहुत सुंदर से बनाओ, जो भी पढ़ाया जाता है सिखाया, ये चीजें आप लोगों को लगेगी कि कुछ कुछ की अरे मैम क्या बता रही है, कुछ भी बता रही है, लेकिन ये एक्सपीरियंस है। और मुझे बच्चों को पढ़ाने की सिखाने की हैबिट कब से है, जब मैं 7th में थी, तब से मैं बाल संस्कार शाला लेती थी हमारे ये नेटिव प्लेस में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे छोटे बच्चों को। तो अभी भी वो जो उस समय, फिर मैं पूरी 12 में चली गई, मुझे सर बहुत डांटते थे कि तुम टॉप करने वाली हो और तुम बोर्ड में आ सकती हो, और तुम ऐसे क्यों टाइम पास करती हो, क्यों ऐसे बच्चों को सिखाती बैठती हो इधर उधर ये वो करती। लेकिन वो जो सारे है ना, तो उनकी मॉडल रोल मैं बन गई थी। तो अभी भी वो मुझे सारे ऐसे बोलते हैं कि जो भी जिस भी क्षेत्र में जॉब करते हैं या कुछ भी, तो ये दीदी आपके कारण है या आपने, तो ये है कि आप लोग भी ऐसे बच्चों को आगे जाकर ऐसे पढ़ाओ। इसीलिए कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे भी हैं कि जो मैंने देखा है बच्चों में, तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, बताती हूँ। ओके, चलेगा, चलो प्रार्थना लेते हैं।
हाँ। शांति मन। हाँ। शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। और जैसे एक पूछना था मुझे कि जैसे सर ने एक शेड्यूल ऐसे भी बनाया है, जैसे इस बार ही देखा मैंने वो, कि रोज प्रैक्टिकल है। तो फिर ये जो अपना टाइम है, तो इस टाइम पर कैसे कि आप लोगों ने खाना कब खाया है क्या है, तो रोज रोज प्रैक्टिकल आप लोगों को पॉसिबल होगा क्या, कि कैसे करें? मतलब रोज रोज आसनाज और वो, या या ऐसे कि आसनाज जो है वो हम एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, प्राणायाम एक दिन प्रैक्टिस, कैसे आप लोगों को ठीक लगता है? आप मुझे बताओ। वैसे एक वैसे एक तो दिन कुछ कुछ रखेंगे। जैसे है ना, जैसे ब्रेन जिम के गेम्स है, या जैसे हम स्पोर्ट्स जैसे खेल रहे हैं उसमें कुछ नहीं, लेकिन जैसे योगासन है या प्राणायाम भी बच्चों के प्रगत तो नहीं होते, लेकिन एम्प्टी स्टमक चाहिए हमारा। तो इस समय आप लोग प्रैक्टिकल करोगे ना, नहीं तो कुछ कुछ बैच में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारे वीडियो आप या सिर्फ सामने से मुझे देखते हैं और मैं उधर करती हूँ। तो ऐसा नहीं चाहिए, आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप लोग करोगे ना प्रैक्टिस? और कैसे करना है? रोज रोज बाकी की जो है उसमें प्रैक्टिस करना है, कि कैसे करना है? आप बताओ, आपको कैसे अच्छा रहेगा? हम मैम वीकली मेरे 3 डेज ख्याल ऐसे से प्रैक्टिकल रखेंगे। क्या? वीकली 2 डेज या 3 डेज प्रैक्टिकल रख के बाकी के दिन थियोरी, ऐसा करेंगे। मैंने कैसे रखा था देखो, जैसे मैंने लास्ट टाइम कैसे किया था कि आज हमने आसन और सारा, जैसे मैंने बताया कि 0 to 3 years या ऐसे जो छोटे बच्चे हैं, तो आज सारा थ्योरी से समझ लिया, आप लोगों ने भी उसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया। फिर दूसरे दिन क्या करेंगे, सारी प्रैक्टिस कर लेंगे उसकी, 2 दिन या एक दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर जो दूसरी एज ग्रुप है, 3 एज ग्रुप में डिवाइड होगा ना, फिर दूसरे दिन क्या करेंगे, प्रॉपर से मस्त अच्छे से उसकी थ्योरी सीख लेंगे पूरी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके आसनों की प्रैक्टिस। मतलब कैसे रहेगा कि आप लोगों को ये टाइम कैसे ऑड वन आउट जाएगा, और कैसे होगा कि ना पूरी थ्योरी सिखा पाएंगे ना प्रैक्टिकल। और तो इसलिए लास्ट के 10 मिनट समय से रोज रख सकते हैं कि अलग अलग मेडिटेशन जो है ना विजुअलाइजेशन के, या तो ऐसे प्रैक्टिकल तो हम इजी वाले रख ही सकते हैं। तो लेकिन आसनाज में और उसमें क्योंकि आप लोगों को भी करने हैं ना, तो ऐसा नहीं चाहिए कि मैम मैंने आज खाना ही खा लिया, या आज मैं ही नहीं करती। तो मैं तो, मुझे तो आता ही है, मैं तो वो थेरी से इधर से ऐसा भी सिखा सकती हूँ, या वो तो फिर मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकती हूँ। वो आपको करके देखना है ना, मैं आपको सिखाऊंगी, तो वो आपको भी करना रहेगा। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोगों को कि रोज लिया तो कैसे रोज लेना है, या मैंने जैसे बताया कि थेरी सीखेंगे उसकी और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो आपने तो बताया मैम वो ज्यादा सही है। जो आपने बताया ना वो ये ज्यादा मुझे सही थोड़ा है। सा अजीब सा लगा कि वो सीखा ही नहीं पूरा, होगा नहीं, फिर आधे आसन सीखे आधी प्रैक्टिस किया, आधे आसन सीखे, मैम ऐसा डे हुआ। वन मैम डे वन जैसे कंफर्ट थ्योरी नहीं कर ले लीजिए, रहे। सेकंड डे आप प्रैक्टिकल करवाइए, फिर डे थ्योरी कर, हाँ थ्योरी के ऐसा बाद ही प्रैक्टिकल रखते हैं हम, करवाइए। कि उसको सीखेंगे प्रॉपर, कि जैसे आप लोगों को, किस किस को नहीं आता ऐसा बोलना जल्दी से, कि आसन में हमें क्या बोलना है, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ना, कि मार्जरी आसन में आप छोटे बच्चों को कैसे कैसे बोलोगे, क्या क्या बोलोगे। फिर वो हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में उसको, बिल्कुल कि बिल्कुल। कंटेंट क्या बोलना है हमें, कौन कौन से आसन लेने हैं, फिर उसके रूल्स है सब है, तो वो एक बार अगर लिख लिया, तो फिर आसन करते समय हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। फिर वो जो हमने यस। प्रैक्टिस की पूरी, फिर क्या हो जाता है, प्रॉपर एक पूरी वीडियो जो होती है ना वो प्रैक्टिस की बन जाती है। फिर आप लोग क्या कर सकते प्रैक्टिस में हो, फिर बाद में वो डिस्टर्ब भी नहीं चलाकर। होता है ना। हाँ। प्रैक्टिस में डिस्टर्ब भी नहीं होता है ना, फिर किसी को क्वेरी हम्म। होती है कि कैसे बोलना है, क्या करना है। तो फिर क्या होता है कि आप लोग वो रिकॉर्डिंग लगाकर बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे हो जाता है, वो प्रॉपर अच्छा जाता है। तो हम कल के दिन उसका पहले सीख लेंगे कि छोटे बच्चों का क्या क्या हम कैसे लेंगे। और अगर वो सारे कंटेंट जो है ना योग की, वो सीखने के बाद जो समय में अगर रहेगा तो प्रैक्टिस, नहीं तो परसों लेंगे। ऐसे भागदौड़ भागदौड़ मुझे अच्छा नहीं लगता, कि इसमें वो डाल दिया उसमें वो डाल दिया, और ऐसा कि आज ये ले लिया तो कल वो ले लिया। ऐसे हिसाब से जाना चाहिए प्रॉपर।
तो वो क्लास कैसे ऐसे सेटिस्फाइड लगता है। और जैसे बुक्स, मैं पीडीएफ्स का मैं क्या बोल रही हूँ कि हर बार हम जो कंटेंट सिखाते हैं ना, तो उसकी पीडीएफ मैं उसके बाद शेयर करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि एक साथ सारा भेज दिया ना, तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि ये किस में से क्या सिखाया। हम्म। तो बराबर। वो सही जाता है। और आप लोग ना एक फोल्डर बनाकर उसमें सेव करो अच्छे से। और जो दोनों लैंग्वेज में होगा दोनों लैंग्वेज में दूंगी, और अगर हिंदी में ही रहेगा तो हिंदी में। ओके, चलेगा, चलो। हरिओम।